आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इतिहास के मॉडल सेट 3 के सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को इतिहास का हर एक चीज करा दिया है और ये हमारा इतिहास के मॉडल सेट का लास्ट वीडियो है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। देखिए, जो पुनर्जागरण हुआ था सबसे पहले इटली में हुआ था, तो इटली से ही मतलब इसका स्टार्टिंग क्यों हुआ ये हमें बताना है। तो देखिए, इटली से होने का जो कारण है, पहला कारण है कि इटली जो है एक समृद्ध देश था, मतलब बहुत ही प्रोग्रेस कर चुका था, डेवलप कर चुका था। इटली में समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार था, और यहाँ पर जो समृद्धि का कारण जो था क्या था, विदेशी व्यापार था। दूसरा पॉइंट कि इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा था। प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल है कहाँ है, तो इटली है, इसलिए यहाँ पर इटली से ही पुनर्जागरण स्टार्टिंग हुआ था। अगला पॉइंट कि इटली में विभिन्न जातियों का समागम था। यहाँ पर मतलब एक्चुअली विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, वहां पर विभिन्न जातियों का समागम था। अगला पॉइंट है कि इटालियन स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप ने भी इटली में पुनर्जागरण के विकास में सहायता दी। यहाँ पर देखिए, इटली का जो भी स्कूल था, विश्वविद्यालय था, सबके सब क्या था, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था। ठीक है, मतलब वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष था। जिस प्रकार से हमारे भारत मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है, उसी प्रकार से मतलब इटली का जो स्कूल था, विश्वविद्यालय था, वहाँ पर कंप्लीटली मतलब धर्मनिरपेक्ष का स्वरूप था, मॉडल वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का था, इसलिए इटली में पुनर्जागरण का विकास हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला है कंस्टेंटिनोपुल के पतन के पश्चात वहां के विद्वानों ने भागकर इटली के नगरों में आश्रय लिया, ये भी कारण है। आगे है कि इटली में ही समृद्ध नगरों की स्थापना हुई थी, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया। फिर अगला जो पॉइंट है क्या कि शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया। यहाँ पर शिक्षा का जो स्वरूप था, शिक्षा का जो पैटर्न था, इसके पैटर्न को भी मतलब चेंज किया गया। तो ये सब कारणों के चलते इटली से ही क्या हुआ, सबसे पहले पुनर्जागरण यहाँ पर इसका स्टार्टिंग हुआ, मतलब इटली से ही पुनर्जागरण शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा। देखिए, अगर अरबियों का अगर बात किया जाए तो मतलब देखिए बहुत सारा मतलब ऐसे देश है जहां पर अरबी भाषा बोला जाता है, उसी को हम लोग अरबियों बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब लोगों का योगदान, क्या क्या योगदान रहा। यहाँ पर मैंने हर एक चीज यहाँ पर पॉइंट बना कर लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। मतलब यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर हम लोग पूरे अगर मध्यकाल का बात करें, ठीक है, तो ईसाई का जो भी गिरजाघर था, जो मठ था, वहाँ के जो विद्वान थे, उन लोग यूनानी और रोम के विद्वान के जो भी कृति था उनसे परिचित था। पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। देखिए, उनका जो कृति था उनसे मतलब अच्छे तरीके से मतलब जान पहचान था, परिचित था, जानता था हर चीज को, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे। फिर आगे क्या है कि 14वीं सदी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ा। और 14वीं सदी में क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं, प्लेटो और अरस्तु का मतलब बहुत सारे जो ग्रंथ का जो अनुवाद था उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको मतलब पढ़ना स्टार्टिंग कर देते हैं। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला पॉइंट क्या है कि दूसरी ओर यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। मतलब यहाँ पर यूरोप के जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, यूनानी ग्रंथ के मतलब जो अरबी अनुवादित जो भी पुस्तक था उसका अध्ययन कर रहे थे। और यूनानी विद्वान अरब और फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद कर उन्हें अन्य यूरोपीय देशों में प्रसारित कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। आगे क्या है कि टॉलमी के आलमगेस्ट में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, तो आगे देख सकते हैं हमारे पास और एक पॉइंट है क्या है कि स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। ये हो जाएगा, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए हमारे पास अगला जो पॉइंट है, देख सकते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया। अगला पॉइंट है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कानून, चिकित्सा और धर्मशास्त्र विषयों का बड़ा महत्व था। पर धीरे धीरे इटली और अन्य यूरोपीय देशों के विद्यालयों में मानवतावादी विषयों को पढ़ाया जाने लगा। ये भी इसी का उत्तर हो जाएगा।
अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दिया गया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बारे में बताएं। तो यूरोप वासी का जो भी मतलब खोज यात्रा इसके बारे में बताना। देखिए सबसे पहले मतलब यहाँ पे 1380 में क्या करते हैं इन लोग, एक कुतुबनुमा का आविष्कार करता है, यानी कि जिसको हम लोग दिशा सूचक यंत्र भी बोलेंगे, कुतुबनुमा बोलिए, दिशा सूचक यंत्र बोलिए। इससे मतलब दिशा मतलब पता चलता था, जैसे कि मतलब जो भी मतलब यात्री होते थे जब मतलब खुले समुद्र में जब यात्रा करते थे तो उनको समझ में नहीं आते थे कभी किधर जाना है क्या करना, तो उन लोगों ने मतलब कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया था, जिससे उनको मतलब समुद्र में यात्रा करने को मतलब बहुत ही मतलब हेल्प मिलता था, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो, रास्ता नहीं भटकेंगे इस प्रकार से। तो ये बात हो गया, जिससे खुले समुद्र में यात्रियों को दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया। देखिए इसका तो आविष्कार तो 1380 में ही हो गया, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हुआ 15वीं शताब्दी में हुआ। फिर आगे यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोलैब या कुतुबनुमा का ही सुधरा हुआ रूप है, मतलब ये कुतुबनुमा को ही मतलब मॉडिफाइड करके और अच्छे तरीके से एस्ट्रोलैब बनाया गया। यह अक्षांश जानने का एक उपकरण था जिसकी सहायता से यूरोपीय नाविकों ने सुदूर देशों की समुद्री यात्राएं संपन्न की। ये हो गया। कागज का भी आविष्कार किया। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। इससे पूर्व जानवरों के खालों एवं पेड़ों की छालों का प्रयोग लिखने हेतु होता था, मगर बाद में क्या करता है इन लोगों एक मतलब विशेष प्रकार का यहाँ पर एक घास को खोजा जिसमें उन लोग कागज बनाया गया, ठीक है, और उसमें अब लिखने का काम होने लगा। आगे की यूरोप में पहले रोमन अंकों, जैसे किस प्रकार से जो रोमन हमारा होता है आदि का प्रयोग होता था, जिनसे गुना भाग में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। अरबों के संपर्क में आने से यूरोपवासियों को भारतीय अंक पद्धति, जैसे कि भारत का ये सब जो है का ज्ञान हुआ, जिसने गणित के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसको भी आप लोग नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे क्या देख सकते हैं आप लोग। आगे यहाँ पर हमें दिया गया है आगे की 1477 में टॉलमी की जियोग्राफी नामक पुस्तक पढ़ने से यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। टॉलमी ने बताया था कि दुनिया गोल है और इससे बहुत सारी जानकारी मिली। एक्चुअल में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। इन यात्राओं के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, व्यापारिक मंदी से बचने तथा सोने चांदी की प्राप्ति की आशा। दूसरा क्या है कि बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण। तीनों चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ब्रिटेन देखिए 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए ब्रिटेन 1793 से 1815 एक बहुत ही बड़ा मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा, मतलब 22-23 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड है। इतना टाइम तक लड़ाई का मतलब लड़ाई के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, युद्धों में शामिल रहा, तो इससे क्या हुआ ब्रिटेन का या फिर इंग्लैंड का जो भी उद्योग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा था हमें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है। तो ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योग पर निम्न प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा देखिए। पहला, युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जाहिर सी बात है जब युद्ध होगा तो पूरा पूरे देश का जो अर्थव्यवस्था होगा, जो इकोनॉमी होगा, पूरा पूरी डगमगा जाएगा। तो यहाँ पर पूरा पूरी डगमगा गया, चरमरा गया। दूसरा पॉइंट, यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहां से अलग हो गया। जब यूरोप से मतलब लड़ाई शुरू हो गया, देखिए जाहिर सी बात है अगर मान के चलिए मेरा कोई दुश्मन होगा तो हम उससे कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तो ये चीज यहाँ पर भी होने लगा। यूरोप से उनका मतलब नाता टूट गया। थर्ड पॉइंट है कि व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहां के फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे वे उद्योग धंधे वो कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। जब व्यापार ही ठप हो गया तो फैक्ट्रियां, उद्योग, कारखाना जो भी रहेगा कैसे चलेगा, नहीं चला और वो भी बंद हो गया। फोर्थ नंबर में कि उद्योग धंधों, कारखानों के बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार होने लगे। उद्योग धंधे जैसे ही बंद हो गया, कारखाना बंद हो गया, तो वहाँ के जो मजदूर थे विवश हो गए, बेरोजगार हो गए और भूखमरी का शिकार हो गए। फिफ्थ पॉइंट है कि नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या फिर आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था। ये बात हो गया। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है 6 नंबर में, जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी, साथ साथ इंग्लैंड की मुद्रा का भी अवमूल्यन हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो कोई भी खाने का जो सामान था उसका दाम मैंने बहुत ही बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर क्या है कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की हुई अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। तो देखिए कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की घटनाएं जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, एक एक करके मैंने हर एक चीज को यहाँ पर पॉइंट वाइज बना कर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे। देखिए 16वीं शताब्दी तक क्या जापान के जो किसान थे वो लोग हथियार रखते थे, जिससे हर तरफ अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया। मतलब हर तरफ अशांति ही अशांति, मतलब कुछ ऐसा नहीं। इसलिए इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए।
अब मात्र सामुदायिक वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे, मतलब किसानों से हथियार ले लिया गया और जो सामुदायिक जो वर्ग है उन लोग हथियार रख सकते थे। इससे क्या हो, जो किसान हुआ अपना जो पूरा ध्यान है या फिर जो पूरा समय है वह कृषि कार्य में लगाने लगा। ये बात हो गया। अगला पॉइंट कि मूल्यवान धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। जो भी मतलब मूल्यवान धातु जो था, कॉस्टली जो भी मेटल था, धातु था, उस पर रोक लगा दिया गया उसके निर्यात पर। अगला पॉइंट कि व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे, मतलब इस पद्धति को भी अपनाया गया। फिर आगे बढ़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर हमें दिया गया, देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है कि शहरों में जीवांत संस्कृति का प्रसार होने लगे। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पर जो जीवांत संस्कृति है उसको मतलब यहाँ पर बढ़ावा देने लगा, दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर व्यापारी वर्ग में क्या हो रहा कि नाटक और कलाओं का संरक्षण प्रदान करने स्टार्ट हो गया। मुद्रा के बढ़ते हुए प्रयोग और चावल के शेयर बाजार के निर्माण से भी जापानी अर्थतंत्र का विकास नई दिशाओं में हुआ। अगला पॉइंट के मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि का वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर किया गया। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा आज का जो वीडियो था, यहाँ पर मैंने आपको इतिहास एकदम कंप्लीट हर एक चीज़ बता दिया। इतिहास हमारा खत्म हो गया और जो भी एक दो चीज़ जो भी बाकी है हर एक चीज़ को मैं करा दूंगा। तो अभी मुझे थोड़ा कॉलेज भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन भी मुझे कराना है। तो कॉलेज से आके जितना भी चीज़ मतलब रहेगा मैं आज कोशिश करूँगा आप लोगों को देने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।